The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। क्या आप जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकते हैं? हमारे देश में ये एक लोडेड सवाल है। ये सवाल मालिकाना हक से ज्यादा संप्रभुता के बारे में है। खैर, सवाल का मतलब जो भी हो, अब इसका जवाब हाँ में आ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। केंद्र का तर्क है कि अब सूबे का रुका हुआ विकास होगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा की पार्टियों ने कहा है कि इस फैसले से इलाके का चरित्र बदलने की कोशिश हो रही है। डेमोग्राफिक चेंज का खतरा पैदा हो रहा है। दी लल्लन टॉप जम्मू कश्मीर के पुराने और नए भूमि नियमों की तुलना देश के दूसरे राज्यों के नियमों से करेगा और इसी बहाने केंद्र और जम्मू कश्मीर की पार्टियों के दावों को टटोलेगा। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। ये दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब इन्हें कोविड वॉरियर कहकर लोग इनकी बलाएं लेते नहीं थकते थे, लेकिन अब जब ये 4 महीने से रुकी हुई तनख्वाह मांग रहे हैं तो नेता और जनता दोनों इन्हें पीठ दिखा रहे हैं। दिल्ली के ही कस्तूरबा अस्पताल का भी यही हाल है। डॉक्टर धरने पर हैं। वेतन को लेकर एमसीडी और दिल्ली सरकार में खींचतान चल रही है। एमसीडी चला रही भाजपा और दिल्ली सरकार चला रही आम आदमी पार्टी। दोनों में होड़ लगी है कि डॉक्टरों का बड़ा पैरोकार कौन है, लेकिन तनख्वाह कब मिलेगी ये कोई नहीं बताता। ये बताता है कि आसमान में उड़ते जहाजों से बरसते हुए फूल, मोमबत्तियां और खनकते बर्तनों में कोविड वॉरियर्स के लिए जताया गया आभार कितना खोखला था कि 4 महीने से तनख्वाह न मिलने पर भी सबकी तरफ से खामोशी ही है। हम बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना संक्रमण के 43,893 नए मामले सामने आए और 508 मरीजों की मौत हुई। 58,439 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर कुल मामले 79,90,322। कुल मौतें 1,20,010। ठीक हुए मरीज 72,59,509। एक्टिव मामले 6,10,803। दूसरी सुर्खी मुंगेर से है। बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग हुई। मुंगेर में भी वोट पड़े, लेकिन जिले की चर्चा आज भी 26 अक्टूबर वाली घटना से ही हुई। इस दिन यहां दुर्गा विसर्जन के दौरान उपद्रव हुआ था और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। बिहार पुलिस का कहना है कि पुलिस पर भीड़ की तरफ से पथराव और फायरिंग हुई। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन विपक्षी पार्टियां चुनाव के ऐन पहले हुई एक युवक की मौत को इतनी आसानी से पुरानी खबर बनने देने के मूड में नहीं है। चिराग पासवान पहले ही नीतीश के राज की तुलना तालिबान से कर चुके हैं। अब इस बहस में एक नए रूपक की एंट्री हो गई है, जनरल डायर। सुनिए तेजस्वी यादव को। सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री हैं, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है। और जनरल डायर
बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? आप सब लोग जानते हैं कि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है और हमारी मांग रहेगी कि इस घटना की जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो वहाँ डीएम और एसपी हैं तत्कालीन उनको वहाँ से हटाना चाहिए। चिराग पासवान भी जनरल डायर वाली बात दोहरा चुके हैं। उन्होंने मुंगेर एसपी लिपि सिंह के ट्रांसफर की मांग कर दी है। बिहार में आज पहले दौर की वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक 44% से ज्यादा वोटिंग हो गई थी। तीसरी सुर्खी है उत्तर प्रदेश से, जहां से बसपा में बगावत की खबरें आई। यूपी में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा ने प्रत्याशी बनाया है रामजी गौतम को। रामजी गौतम के लिए 10 बसपा विधायक प्रस्तावक बने थे। इनमें से 5 ने आज सुबह सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। इन 5 विधायकों के नाम हैं असलम चौधरी, असलम राइनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद और गोविंद जाटव। स्थानीय अखबारों के मुताबिक असलम चौधरी ने 27 अक्टूबर को ही सपा में वो शामिल हो गए थे। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर को बताया कि प्रस्तावक के तौर पर उनके दस्तखत फर्जी हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। इसके लिए भाजपा ने 8 और सपा बसपा ने 1 प्रत्याशी खड़ा किया था। इससे दबी जबान में यह चर्चा छिड़ गई कि 18 विधायकों वाली बसपा ने कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन भाजपा ने 9वां कैंडिडेट नहीं उतारा। राजनीति के पंडितों ने आशंका जताई कि भाजपा और बसपा में अंदर ही अंदर साठगांठ हो गई है। लेकिन 27 अक्टूबर को एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। सपा ने बजाज के समर्थन का ऐलान किया। इससे साफ हो गया कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतार रही सपा जरूर कोई गतिविधि करेगी, क्योंकि अगर 11 के 11 प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए तो विधायकों को वोट डालना पड़ेगा और यही गणित बनाने बिगाड़ने का खेल होता है। सपा ने सार्वजनिक रूप से बसपा के 5 विधायक तोड़ भी लिए हैं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का जिक्र क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं के साथ नत्थी होकर ही आता है, खासकर जब मुकाबला करीबी हो। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के विधायकों का महत्व अब बढ़ गया है। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब उतने भी दूर नहीं रहे। ऐसे में सपा से लगा झटका पहले से ही कमजोर होती जा रही बसपा के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने कहा है कि पार्टी के विधायकों को पैसे का प्रलोभन दिया गया ताकि रामजी गौतम राज्यसभा ना पहुंचे। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपको सुनाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। आज पश्चिमी चंपारण के लोग भी चाहेंगे कि उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए एक मकान बनाना है। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, आप भी वहां पर अपनी जमीन कांग्रेस ने आपको इससे वंचित किया था। आज ये कांग्रेस किस मुंह से राजनीति में आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है? ये ना आपको जमीन दे सकती है, ये ना आपको मकान दे सकती है। इसने ना केवल इसने गरीबों को शौचालय नहीं दिया, इसने गरीबों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया, इसने गरीबों को रसोई गैस से वंचित रखा, ये गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित की, गरीबों को खाद्यान्न की सुविधा से वंचित की। किस मुंह से ये वो लोग आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? लेकिन मोदी जी ने एक व्यवस्था कर दी, कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होने का मतलब आप जानते हैं, आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकना। आतंकवाद के लिए भारत की धरती पर कोई जगह नहीं। यह कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और भाइयों बहनों, आज यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भारत की धरती आतंकवाद की धरती नहीं बन सकती।
भारत की धरती राम कृष्ण और शंकर की धरती है। भारत की धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। भारत की धरती हमारे ऋषि मुनियों की धरती है। भारत की धरती पर आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। यही भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है। बिहार की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। जम्मू कश्मीर में घर बनाने और जमीन खरीदने की ये बातें नई नहीं हैं। इसके अपने राजनीतिक मायने हैं जो अपनी टारगेट की हुई जनता को अपील करते हैं। ऐसी बातों ने जोर तब पकड़ा था जब 5 अगस्त 2019 की तारीख को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया। सोशल मीडिया पर यह तक कहा गया कि अब बाकी राज्यों के लड़के वहां की लड़कियों से शादी कर सकेंगे। लड़कियों को भी संपत्ति जैसा ही ट्रीट किया गया। खैर, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A भी हटाया गया था, जिसके तहत राज्य की जमीन राज्य के स्थायी निवासियों के लिए सुरक्षित थी और तत्कालीन विधानसभा स्थायी निवासी कौन है इसे परिभाषित कर सकती थी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसलिए अब यहाँ केंद्र सरकार बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह अपने कानून लागू कर रही है। योगी के जिस बयान को हमने दिखाया उसने अब अमली जामा पहन लिया है। अब जम्मू कश्मीर से बाहर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में घर और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। आज इसी मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर हम बात करेंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से 26 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन गजट में छपा, जिसमें एक आदेश था। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी केंद्रीय कानून के अनुकूल तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा और आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में जमीन से जुड़े 11 कानून खत्म कर दिए गए हैं। कुछ नए कानूनों को नोटिफाई किया गया, कुछ में संशोधन किए गए। नोटिफिकेशन में कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग नगरीय और गैर कृषि जमीन खरीद सकते हैं। इसका मतलब लोग घर और कारोबार के लिए तो जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन खेती के लिए नहीं। हालांकि खेती की जमीन पर कुछ शर्तें हैं जिनका जिक्र आगे हम करेंगे। अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को ही जमीन खरीदने की इजाजत थी, लेकिन नए आदेश में स्थायी निवासी का जिक्र हटा दिया गया है। ये भी बता दें कि ये आदेश केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में जमीन से जुड़े जो कानून खत्म किए गए हैं, पहले उनमें से कुछ नाम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1956, जम्मू एंड कश्मीर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1962, जम्मू एंड कश्मीर राइट ऑफ प्रायर परचेज एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड्स एक्ट। अब आपको बताते हैं कि राज्य में भूमि कानूनों से जुड़े कौन से बदलाव किए गए हैं। पहला, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल या अधिवासी के पति या पत्नी को भी जम्मू कश्मीर का ही अधिवासी माना जाएगा। अभी तक स्थायी निवासी कार्ड होल्डर की पति पत्नी को राज्य का डोमिसाइल नहीं माना जाता था। पुराने आर्टिकल 35A के तहत राज्य के बाहर शादी करने पर स्थायी निवासी का स्टेटस छिन जाता था। दूसरा, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी 10 साल से ज्यादा जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, उनके बच्चों को वहां का निवासी माना जाएगा। तीसरा, नए संशोधन के बाद तकनीकी तौर पर कोई भी राज्य में जमीन खरीद सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन से स्थानीय लोगों को सुरक्षा दे सकती है और पाबंदियां लगा सकती है। चौथा, यह आदेश केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि आर्मी के कोर कमांडर स्तर के अधिकारी की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर किसी इलाके को रणनीतिक घोषित कर सकती है। पांचवा, सरकार ने लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में सेक्शन 16 जोड़ा है, जिसके तहत विकास से जुड़े कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। इसके लिए जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना होगी। इस कॉरपोरेशन को चल और अचल संपत्ति दोनों का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। इस सब का मतलब हुआ, अगर जम्मू कश्मीर में कोई जमीन आपने खरीदी या आपके नाम ट्रांसफर हुई तो आप वहां घर बना सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अगर खेती करनी हो तो क्या नियम होंगे? सरकार ने कृषि सुधार एक्ट में धारा 133H जोड़ा है, जिसके तहत कृषि भूमि को गैर कृषि काम से जुड़े व्यक्ति को बेचने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कृषि भूमि बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकती, बस इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने या शिक्षा को लेकर किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में कृषि भूमि ट्रांसफर की जा सकती है।
जमीन सरकार या किसी कंपनी या किसी बोर्ड को भी ट्रांसफर की जा सकती है, बशर्ते उसका इस्तेमाल सार्वजनिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए हो। दूसरा, खेती से जुड़ी जमीन बेचने या ट्रांसफर के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। तीसरा, कृषि भूमि गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसके लिए सरकार खासकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। चौथा, कृषि से जुड़ी जमीन को गैर कृषि काम में इस्तेमाल करना या उसे अवैध तरीके से कन्वर्ट करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि जमीन के मालिक को गैर कृषि काम के लिए जमीन कन्वर्ट करानी हो तो इसके लिए पहले से तय कन्वर्जन चार्ज देना होगा। पहले ये कन्वर्जन राजस्व मंत्री की इजाजत पर होता था, अब कलेक्टर की इजाजत लेनी होगी। सरकार की तरफ से पर्यावरण को लेकर चिन्हित किए गए स्थानों में जमीन कन्वर्ट कराने की इजाजत नहीं होगी। पांचवा, गैर कृषि कामों के लिए जो जमीन खरीदी गई है या ट्रांसफर हुई है उसका इस्तेमाल 5 साल के भीतर शुरू करना होगा। इस अवधि को सरकार की इजाजत से 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पेनाल्टी चुकानी होगी। तो राज्य की जमीन बेचने के पीछे केंद्र सरकार का क्या तर्क है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसलिए जिन इलाकों को इंडस्ट्रियल एरिया चिन्हित किया गया है वहां निवेश की जरूरत है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। केंद्र सरकार की तरफ से एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंडस्ट्रियल जमीन किसी इंडस्ट्री को यूं ही नहीं सौंपी जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाली और नुकसानदायक इंडस्ट्री हम यहां नहीं लगा सकते। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यन ने कहा, हम स्टील और लोहे की इंडस्ट्री नहीं चाहते। अगले कुछ दिनों में चीजें स्पष्ट होंगी। जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों की अपनी चिंताएं हैं और उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया जिसे द पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कहा गया। गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर के पुराने दर्जे को वापस लाने की बात करता है। ये मांग करने वाले गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPI, CPM और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां हैं। इस गठबंधन ने केंद्र सरकार के इस कदम को धोखा बताया है। गठबंधन के प्रवक्ता और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद लोन ने कहा, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर बड़ा हमला है और पूरी तरह असंवैधानिक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के भूमि कानूनों में संशोधन अस्वीकार्य है। जम्मू कश्मीर को बेचने के लिए खुला छोड़ दिया गया है और छोटी जमीनों के मालिक इस कष्ट से गुजरेंगे। उन्होंने कहा कि इससे डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकी में बदलाव के डर को बल मिलेगा। उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो इस जगह की जो पहचान है उसे बदलना चाहते हैं। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, असंवैधानिक तरीके से आर्टिकल 370 हटाने से लेकर प्राकृतिक संसाधनों की लूट और अब जम्मू कश्मीर को बेचने तक, ये भारत सरकार की तरफ से एक और कदम है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को शक्तिहीन और नागरिकता से वंचित करने की कुटिल संरचना का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उससे अलग हुए दूसरे केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख पर जमीन से जुड़े ये नियम क्यों नहीं लागू होते? फिलहाल लद्दाख में जमीन से जुड़े नियम आने बाकी हैं, लेकिन लद्दाख के नेता केंद्र सरकार से मांग करते रहे हैं कि लद्दाख की यूनिक सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि यहाँ की 90% आबादी आदिवासी है, इसलिए उनके अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। सितंबर महीने में लद्दाख के नेताओं और प्रतिनिधियों के एक समूह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 371 और 6ठी अनुसूची का हवाला दिया गया, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों समेत 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी दूसरे राज्य के लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। अब वक्त है बिहार से आए ग्राउंड रिपोर्ट्स का। पहले आपको बताते हैं कि दी लल्लन टॉप चुनावी यात्रा की टीमें कहां पहुंची हैं। आज 28 अक्टूबर है। हमारी टीम हीरा है पटना में, टीम गंगा वैशाली में, टीम सोन है सीवान में और टीम कोसी है सुपौल में। पहली ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है टीम सोन ने। हाल के दिनों में दलित राजनीति में एक नया चेहरा चमका है, चंद्रशेखर आजाद। चुनावी राजनीति में चंद्रशेखर आजाद ने कदम रख दिया है। बिहार में भी प्रत्याशी उतारे हैं। सिद्धांत मोहन ने उनसे बात की, सुनिए। आज़ाद समाज पार्टी आपकी पार्टी का नाम है और ये इस समय सवाल उठ रहा है कि आप बिहार में क्या करने आए हैं। तो मतलब आपने कहा कि आप दलितों के लिए आए हैं, उस पूरे उस समाज के लिए आए हैं, लेकिन सीट निकाल पाएंगे या ये कहा जा रहा है कि मायावती की तरह की मोर वोट परसेंटेज ही अपना मेंटेन करेंगे चंद्रशेखर आजाद? देखिए, मेरे पास खोने को तो कुछ नहीं है। मैं बिहार चुनाव है आपकी पार्टी का? जी, मैं बिहार आया था और बिहार आने का मेरा अंतिम लक्ष्य ये है
कि किसी भी कीमत पे यहाँ राजनीतिक ताकत अपने नौजवानों को दी जाए। मैंने बड़ी मजबूती से देखा कि यहाँ धलबल की राजनीति बहुत ज़्यादा है। बड़े पैमाने पे नौजवान सिर्फ झंडा उठाते हैं, उनको राजनीति करने कोई नहीं देता, उनको टिकट कोई नहीं देता। भीम आर्मी के बैनर पे पिछले 4 साल से जो नौजवान काम कर रहे हैं, हमने उन तमाम लोगों को लड़ाया है। अभी हम लोग सिवान में हैं, सदर विधानसभा, निमित खान हमारे प्रत्याशी हैं। नौजवान है, पैसे से भले ही गरीब हो लेकिन मन से बहुत अमीर है और काम करने वाला है, तमाम दुख दर्द गरीबों के लड़ता है। बाढ़ में भी जो है अपने घर से जिस तरह की हिम्मत थी वो गरीबों के लिए पहुंचा रहा था, जरूरतमंदों के लिए पहुंचा रहा था। तो ना मैं यहाँ राजनीतिक वोट मेंटेन करने आया हूँ, ना किसी और लक्ष्य के साथ आए। लक्ष्य जो एकमात्र है वो ये है कि नौजवानों को जिनके मन में पीड़ा है, जो परेशानियों से रूबरू होकर आते हैं, जो आम व्यक्ति के जीवन में है, उनको राजनीतिक ताकत देना और उनको स्थापित करना कि वो आवाम की सेवा कर सके। इसलिए मैं यहाँ बिहार में हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की मेहनत हो रही है, कितनी सीट निकलेंगी, क्या निकलेंगी, ये तो समय तय करेगा। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष तैयार होगा, जिसके बाद सरकार जो है, अगर हम सरकार नहीं बना पाते, हमारा जो गठबंधन है, तो तानाशाही नहीं कर पाएगी सरकार। इसका इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ 30 सीट पे लड़ रहे हैं आप? जी, 28 या 30 सीटों पर लड़ रहे हैं। 28 या 30 सीटों पर लड़ रहे हैं। दलित वोटर पे आपने बात करें, लेकिन बिहार में कहा जाता है कि दलित वोटर एकजुट नहीं है। वो कई आधारों पे कई सेक्ट्स में बटे हुए हैं दलित वोटर। मतलब यूपी वाली राजनीति यहाँ से अलग है। आप तो यूपी की राजनीति करके आए हैं। ये देखिए, मैं तो सीख के आया हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ। हमेशा आज तक सेवा की है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज कोर्ट के आदेश के बाद जी 8 महीने तक लटका के रखा गया। किसी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में इतना समय नहीं लगा होगा। 14 तारीख को कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब जाके हम कुछ प्रत्याशियों के नॉमिनेशन करा पाए हैं। बाकी हमारे पीडीए गठबंधन के जो साथी हैं, उनके बैनर से लोग लड़ रहे हैं। असल बात यह है कि एकजुट नहीं है। माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कामयाब नहीं होती। तो भीम आर्मी के बैनर पे जो दलित समाज के सभी जातियों के लोग हैं, हमने उनको इकट्ठा करने का काम किया। आज आप समझिए, जिनको कहा जाता है कि वो बटे हुए हैं, वो नौजवान तमाम आपको जातियों के हिसाब से भी यहाँ भीम आर्मी के साथ काम करते नजर आएंगे। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि आपने कभी 2 अप्रैल जैसा आंदोलन दलितों के नेतृत्व में नहीं देखा होगा, जो इसमें भारत बंद हुआ था। तो वो भीम आर्मी का ही परिणाम है कि जो नौजवानों को नेतृत्व करने की क्षमता दी है। उसके बाद 2 अप्रैल जैसे आंदोलन होते हैं तो दलित समाज एकजुट हो रहा है। कोई चाबी मेरे पास भी नहीं है कि मैं ऐसे घुमाऊंगा और बदलाव हो जाएगा। जैसे लोग यहाँ हवाई दावे कर रहे हैं नेता लोग की, हम बदल देंगे, रोजगार दे देंगे, अच्छे हॉस्पिटल बना देंगे। 15-15 साल यहाँ बीजेपी और कांग्रेस गठबंधनों की सरकारें रही हैं, क्या बदला है आप देख लीजिए। मैं हेलीकॉप्टर से जिस क्षेत्र से आया हूँ, तमाम बाढ़ से ग्रस्त है, कोई प्रभावी काम नहीं हुआ है। तो हम जो करेंगे वो जनहित में होगा। और एकता का बड़ा काम जो है, जो मैंने कहा कि वो दलितों के साथ हमने माइनॉरिटी में भी और बैकवर्ड के भी जो लोग हमसे जुड़े हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, उनमें किया है। ठीक है, आप अपने संगठन की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, आपके गठबंधन से एक प्रत्याशी हैं, सिवान से ही बात करें, 108 नंबर रघुनाथपुर विधानसभा सीट, मतलब एसडीपीआई से संगठन, उनको टिकट दिया गया है। मोहम्मद कैफ नाम है उनका, और उनके बारे में पूरे सिवान भर में चर्चा है कि वो सजा याफ्ता शहाबुद्दीन के शार्प शूटर रहे हैं। गठबंधन में इस तरह की चीज़ों पे आवाज़ उठाई आपने? पप्पू यादव से बोला कभी? देखिए, मैं तो अभी लौटा हूँ। मैं भी यहाँ के साथ यूपी में भी चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है और हरियाणा में भी चुनाव चल रहा है। तो वो किस तरह के टिकट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आपने मेरी जानकारी में रखा। मैं अब तो बात कर सकता हूँ, लेकिन सब लोगों का अपना अपना काम है, सब लोगों के अपने अपने संबंध हैं। हमारा प्रयास यही है कि लोकतंत्र में ये जो माफियागिरी है, ये जो क्रिमिनल लोगों को जो काम दिया जाता है, ये सब चीजें बंद हो, क्योंकि इससे जनता प्यार नहीं करती, डर के वोट देती है। झूठे आरोपों में लोग जेल जाते हैं। मुझे नहीं पता कैफ की क्या पूरी हिस्ट्री है कि झूठे आरोपों में भी इस देश में बहुत सारे लोग, जो मैं खुद जेल काट के आऊँ 16 महीने निर्दोष होते हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद से दिल्ली जैसे जगह जो देश की राजधानी है, लेकिन आपके जेल जाने में, मोहम्मद कैफ के जेल जाने में थोड़ा अंतर है, उस पूरी थ्योरीज में अंतर है। वो मैंने आपको कहा कि आपने मुझे अभी आपको पता चला? आपने मुझे बताया, मुझे तो नहीं पता था। उनका नाम भी आपने। पप्पू यादव की भी इमेज बड़ी विवादास्पद रही है, उनके साथ अभी हेलीकॉप्टर से छोड़ने आए हैं, आपको उतरे, आपको छोड़ने, और लोग साथी हैं गठबंधन के, हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं यहाँ। विवादित कौन नहीं रहा है? आप बताइए, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो विवादित नहीं रहे हैं क्या? कौन नहीं रहा है? तमाम लोग जो है, आडवाणी से लेके सब लोग विवादित रहे हैं। और विवादित सवाल ये है कि हक की लड़ाई करना अगर विवाद है, हक की बात करना है, गरीबों की लड़ाई करना विवाद है, तो ऐसे विवाद में मैं हमेशा रहना चाहूँगा।
भारतीय राजनीति में हवन और पूजन का अपना महत्व है। कर्मकांड में विश्वास रखने वाले राजनीति में जीत हासिल करने के लिए मंदिर से लेकर शमशान तक जतन करते रहते हैं। ऐसे ही एक जतन की बिहार में खूब चर्चा रहती है कि एक वक्त नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए एक कांग्रेस नेता ने बनारस में पूजा करवाई थी। टीम हीरा ने इन नेता को ढूंढ लिया है, नाम है अशोक चौधरी। अब नीतीश कैबिनेट का हिस्सा हैं। सुनिए उन्होंने कांग्रेस में रहते नीतीश के लिए पूजा करवाने की बात पर क्या कहा। जो आपका कांग्रेस से जेडीयू का सफ़र रहा, इस सफ़र का एक अहम पड़ाव बताया जाता है, बार बार इसका जिक्र आता है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूँ, ये बनारस यात्रा का क्या चक्कर है? हाँ, अब देखिए बनारस यात्रा का बड़ी अच्छी बात आपने कहा, क्योंकि ये बनारस में क्या हुआ कि हम बनारस में गए थे पूजा करने। बनारस हम हमेशा जाते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। वहाँ पर हमारे एक पुजारी जी हैं जो वहाँ पर श्रीकांत जी वहाँ के पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक गंगा उत्पत्ति दिवस मनाते हैं और राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, सो हम नीतीश जी को चाहते हैं कि यहाँ पर वो आएँ। सो हम ललन जी से भी बात किए हैं और वो लेकिन अब कन्फर्म नहीं हुआ, तो हमें ठीक है, हम नीतीश जी से बात करेंगे। नेचुरली भाई, अच्छे और बुरे समय में मंदिर तो ऐसा जगह होता है ना जहाँ कर आप मतलब जिसको बोलते हैं स्वयं जो है एकदम स्पष्ट भगवान के पास समर्पण रहता है। और कोई व्यक्ति अगर वहाँ का पुजारी है जो आपकी पूजा पाठ कराता रहता है, चाहे आप मंत्री हों चाहे संतरी हों, तो उनके साथ एक व्यक्तिगत भाव रहता है। हमने सोचा कि भाई बेचारे गंगा उत्पत्ति दिवस श्रीकांत जी मना रहे हैं, तो इनके लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और हमने आके नीतीश जी से बात किया। नीतीश जी बोले कि हम ललन जी तो हमको कहे थे, सो देखते हैं, हम देखेंगे, प्रयास करेंगे। और उसी में हमारे यहाँ एक कोई फंक्शन था, उन्होंने बोला कि उनको आप बुला लीजिएगा। नीतीश जी ने बोला बुला लीजिएगा, और वो बेचारे श्रीकांत जी आए, उन्होंने आमंत्रण दिया, नीतीश जी ने उनको स्वीकार कर लिया। और जब नीतीश जी ने स्वीकार कर लिया तो उसी समय उन्होंने कोई पार्टी का कार्यक्रम भी अपना रख दिया कि दोनों काम हो जाएगा, ये भी इनका भी काम हो जाएगा, उनका भी। इसी बीच ललन जी को कहीं जाना पड़ गया, अमेरिका चले गए, विदेश। नीतीश जी ने कहा कि भाई हम तो पंडित जी को जानते हैं नहीं और मेरा तो कोई उनसे संबंध नहीं है, तो आप ललन जी भी नहीं जा रहे हैं और आपका भी नहीं जाना होगा, तो भाई फिर तो प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। और जेन्युइन भी था, बिकॉज नीतीश जी उनको पहचानते नहीं थे व्यक्तिगत तौर पर। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है सर, हम फिर चलेंगे। तो पहले हुआ कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फिर हुआ कि नहीं सरकारी कार्यक्रम नहीं है इसलिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। तो नीतीश जी बाय रोड गए। तो जब बाय रोड गए तो कांग्रेस के हम प्रेसिडेंट थे, हमने सब जगह व्यवस्था कराई, यहाँ वहाँ पूरा, यहाँ से लेके बनारस तक सीएम का रोड शो हो गया पूरी तरह से। हमको लगा कि लोग कहता है कि कांग्रेस है कहाँ बिहार में, तो दिखाना चाहिए, ये मौका है कि कांग्रेस कहाँ है बिहार में। और ये मेरे उल्टा पड़ गया। लोगों ने जाके शिकायत कर दिया कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अशोक जी पूजा कराने गए। अब ये सब बातों को लेकर के नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूजा कराने गए हैं। अब लोगों ने शिकायत कर दिया और लोगों ने बुला करके अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब बोलिए कि ये सब बातों पर भी सफाई देना पड़ता था कांग्रेस पार्टी में। और राहुल जी हमेशा जो हमारा अपना पॉलिटिकल परसेप्शन था कि वो नीतीश जी के प्रति सॉफ्ट रहते थे। अब आपको दिखाते हैं टीम कोसी की भेजी एक रिपोर्ट। भारत में गरीब सरकारी अस्पतालों के भरोसे हैं। टीम ने मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। क्या देखा आप भी देखिए। ये क्या है कक्ष आपका? ये ओटी है। अच्छा, ये ओटी है, ऑपरेशन थिएटर। अभी मैं आई थी तो यहाँ पर अंडरगारमेंट सूख रहे थे, हटा दिया आपने उन्हें, मोड़ के किनारे कर दिया। अच्छा, ये इनके स्टाफ के हैं। यहाँ पे लगा है क्या साफ सफाई वगैरह का बोर्ड। ओटी अमूमन मतलब क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा होता है तो बहुत सारे उपकरणों को स्टरलाइज करना, बाकी भी हाइजीन मेंटेन करना, ये सारी ज़रूरत होती है ऑपरेशन थिएटर की। तो ये आपको साफ सफाई के स्तर पर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, कैसी है ये साफ सफाई? नहीं, आज तो संडे है ना, इसलिए थोड़ा आज कमी है, लेकिन सब ठीक, बहुत बेहतर रहता है। अच्छा, आप लोग कितने मतलब
सारे केसेस ऑपरेशन से जुड़े हुए वहाँ रेफर करते हैं या यहाँ पे भी कुछ होता है? यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है? सिंपल सब होता है, मेजर यहाँ नहीं। सिंपल कैसे केसेस कुछ define? जैसे कोई एक्सीडेंटल आया, कट फट गया, फूट गया, टूट गया, हाँ। प्राथमिक जो एड होता है वो करते हैं, हाँ हाँ। फर्स्ट एड। अच्छा, परिवार कल्याण ऑपरेशन। ये कौन है? आप इनके साथ हैं? क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। कहाँ से आई हैं आप? बेहटा से। बेटा कितना दूर है यहाँ से बेटा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। क्या हुआ है इनको? मैडम का अचानक बेहोश हो गई। अचानक बेहोश हो गई, तो इन्होंने क्या बताया डॉक्टर्स ने? हवा के शिकायत बतल। हवा मार ये क्या होता है हवा मार? लकवा कहता है। अच्छा, लकवा, पैरालिसिस। अच्छा, कितने दिन से हैं आप यहाँ पर? आईएबे के लिए आज ही आए हैं। कितने दिनों तक एडमिट रहेंगे आपको बताया गया है? अभी नहीं बतल। अभी नहीं बताया। दवाई मिली? आपने ली या बाहर से खरीदी? नहीं, यही मिल गया था। अच्छा, ये डिस्पेंसरी रूम है। अच्छा, पता नहीं, मैं मतलब ऐसे आप कहेंगे कि यही सच्चाई है, बट फिर यही है कि ग्रामीण भारत के हिस्से में एक पेरिफेरी होती है जोन, और एक होता है जो कोर एरियाज़ होते हैं। आपको ये ज़्यादातर इलाकों में, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरीके की जर्जर स्थिति मिलती है, और ये ऐसा मान लिया गया है कि ये सामान्य है चीज़ें। तो खैर, बहुत क्रिटिकल भी नहीं होना चाहिए। कई लोग हमें शिकायत करते हैं कि अच्छा तुम कहीं दिल्ली से उड़ के चले गए और तुमको ज़मीनी हकीकत नहीं पता। ऐसा ही रहता है, ऐसा ही होता है। तो आपने कहा था कि हम आपको एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसी ग्रामीण हिस्से में जाएं और जाकर आपको दिखाएं कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। क्या? सांप काटने, कुत्ते काटने के? हाँ, वो यहाँ पे तो सांप विष वो वाला होता होगा, तो यहाँ पे तो रहते होंगे ना। हाँ, एंटीवेनम उपलब्ध रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कितने केसेस आ जाते हैं आपके पास? यहाँ तो बहुत आते हैं स्नेक बाइट। अच्छा, उपलब्धता रहती है? हाँ, ये सही कह रहे हैं, उपलब्धता रहती है। कभी कभी रहती है, कभी कभी नहीं रहती, इसलिए वो हल्ला होता रहता है। महीने में बहुत खबरें ऐसे निकल के आए, 2-4 बार खबरें ऐसे निकल कर आई जाती है कि कुत्ते काटने की दवाई नहीं रहने के कारण मरीज को रेफर किया गया है और मौत भी हो गई है। ऐसे कुछ महीने में 2-3 बार ऐसी खबरें पढ़ने के लिए मिल जाती है। हाँ हाँ, ये मतलब रेगुलर है यहाँ की वो दवाई, मतलब हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा के लिए अवेलेबल रहता है, अवेलेबल रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी महीने में 2-4 केसेस मिलते हैं जिसमें दवाई अवेलेबल यहाँ पर नहीं रहती है। अच्छा, फिर वो हल्ला होता है, वो स्थानीय अखबारों में छपता है। नहीं, वो डॉग बाइट का जो है ना, कभी कभी, हाँ, रेबीज का जो वैक्सीन है वो कभी कभी हमारे स्टॉक में नील हो जाता है। तो फिर वहाँ से लाते हैं मधुबनी से, फिर हम लोग देते हैं। और एंटीवेनम जो है हमारे पास हमेशा रहता है अवेलेबल। अच्छा, बस हाँ, अच्छा, चलिए अब क्या बताया जाए। हाइजीन यही है जो है, ऐसा ही है, ठीक है। देहात में तो ऐसा ही होता है। ये कह कर आम लोगों के साथ किस तरह दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, आपने देखा। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारी टीमें आप तक लाती रहेंगी। नोट कीजिए कि टीमें 29 अक्टूबर के रोज आपको कहां मिलेंगी। टीम हीरा होगी गोपालगंज में, टीम गंगा होगी वैशाली में, टीम सोन भी होगी गोपालगंज में, और टीम कोसी होगी सहरसा में। दिल टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां। कुछ भी रचो सबके विरुद्ध होता है इस दुनिया में जहां सब सहमत है। क्या होते हैं मित्र, कौन होते हैं मित्र, जो ये जरा सी बात नहीं जानते। अकेले लोगों की टोली देर तक टोली नहीं रहती, वो बिखर जाती है रक्षा की खोज में। रक्षा की खोज में पाता है हर एक अपनी अपनी मौत। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।